हेलो बच्चों, वेलकम टू यू ऑल ऑफ़ यू। आज बेटा हम लोग इस चैप्टर का राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत करेंगे। पार्ट 1 हम लोग इसका शुरू करने जा रहे हैं, जिसके पहले पेज पर आप लोगों को स्टार्टिंग में ही एक पेंटिंग मिलेगी। आप लोग इसमें देख सकते हैं। उस पेंटिंग में आपको दिख रहा होगा कि एक लंबी लाइन लगी हुई है और बीच में आपको एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का एक पेंटिंग दिख रहा होगा। उसमें ये दिख रहा है कि लोग एक लाइन से जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे देश के डिफरेंट नेशन के लोग हैं जो वहाँ से पास हो रहे हैं। इसके जस्ट नीचे आपको दिख रहे होंगे मोनार्की के कुछ सिंबल, जैसे उनके क्राउन्स वगैरह आपको नीचे दिख रहे होंगे जो नीचे पड़े हुए हैं। और सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा कि ऊपर जीसस हैं, एंजल्स हैं, जो कि इन लोगों को एक तरह से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, यहाँ के नीचे रहने वाले लोगों को। इस पेंटिंग को 1848 में फ्रेडरिक सूरो ने बनाया था। ये फ्रेंच आर्टिस्ट थे। इन्होंने इस प्रिंट को जो इसका जो टॉपिक है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, इसमें एक विजुलाइज करने की कोशिश की, एक ड्रीम दिखाने की कोशिश की कि लोग जो हैं लिबर्टी की तरफ, आज़ादी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है, जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को यहाँ पे जो शो किया गया है, उसका मतलब यहाँ पर जो लिबर्टी है, इसका मतलब है वो इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं फ्रीडम की, कि वो देश जो हैं वो फ्रीडम उनको मिल चुकी है, आज़ाद हो चुके हैं। इनमें आदमी औरत आपको सब तरह के लोग दिख रहे होंगे। इसके आगे इसी टॉपिक में, इसी पेंटिंग में आप लोगों को दिख रहा होगा कि जैसे टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में है, जैसे आप देख सकते हैं, वो इस बात को शो कर रहा है कि लोग जो हैं इस लिबर्टी के प्रोसेस से इनलाइटेंड हो रहे हैं। इनलाइटेंड का मतलब कि जागरूक हो चुके हैं, जाग चुके हैं। इसमें दूसरे हाथ में, उन्हीं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के दूसरे हाथ में आपको एक टैबलेट दिखेगा। उस टैबलेट में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन लिखा हुआ है। अधिकार जो हैं मनुष्य के, वो उसमें लिखे हुए हैं, जो ये दिखाते हैं कि लोगों को कौन कौन से राइट्स मिल रहे हैं या दिए गए हैं। अब आप समझिए कि एक तरह से दो बातें। पहली बात तो लिबर्टी का शो करना कि वो फ्रीडम की बात हो रही है। इनलाइटन का मतलब वो ज़्यादा लॉजिकल हो गए हैं। और तीसरा जो राइट के बारे में है कि वहाँ के लोगों को बहुत सारे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं। इस तरह से इसका मतलब ये हुआ वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो प्रोसेस भी आगे बढ़ चुका है। अब यहाँ पर एक वर्ड नीचे लिखा हुआ है, सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है जो एब्सोल्यूट पावर को यूज़ करता है, सारे के सारे पावर को यूज़ करता है, उसी को हम लोग एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ये राजा हो सकता है, कोई डिक्टेटर हो सकता है, कोई अमीर आदमी, सुल्तान जैसे लोग भी हो सकते हैं, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसके पास पूरा का पूरा पावर हो और वही पूरे पावर को एक्सरसाइज कर रहा हो, यूज कर रहा हो। इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा सूरो का जो विज़न है वो यूटोपियन विज़न है। अब यूटोपियन का मतलब क्या होता है? यूटोपियन का मतलब होता है एक काल्पनिक, एक कल्पना की गई है, एक विचार अपने दिमाग में लाया गया, एक ड्रीम देखा गया है, उसी को हम लोग यूटोपियन बोलते हैं। यूटोपिया जो है वो एक अच्छा आदर्श, जो एक आइडियल जो ड्रीम होती है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी सोसाइटी के बारे में सोचा है कि जहाँ पे सारी कंट्री धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही हैं और ये लोग लिबर्टी के आगे, कुछ जैसे फ्रांस जो है वो क्रॉस भी कर चुका है, लेकिन कई कंट्री जैसे जर्मनी वगैरह वो आ रही हैं, धीरे धीरे पीछे से आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के लोग धीरे धीरे करके उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे और एक तरह से पूरे के पूरे लोग सब डेमोक्रेटिक हो जाएंगे। वहाँ पे जो मोनार्की या जो एब्सोल्यूटिस्ट लोग हैं, जो पूरे पूरे पावर को खुद ही यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं, वो धीरे धीरे करते करते ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर जब आप जाएंगे, इस पेज पर इस पेंटिंग के बाद आप लोगों को जो मिलेगा वो ये मिलेगा, जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें शुरू के बाद ये दिखाया गया है
कि ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज एज ए फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंज इन पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। नेशनलिज्म के आने के बाद से यूरोप का जो राजनीतिक, जो साइकोलॉजिकली और जो राजनीतिक तौर पर जो चेंज आया, वहाँ पर नेशनलिज्म ने जो जितना चेंज लाया, उसी को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका कैसे ग्रो अप किया, एक तरह से नेशन स्टेट, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट में, आपने इसके पहले वाला जो नहीं देखा होगा तो आप लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट देख सकते हैं, उस पार्ट में आपको मालूम चलेगा कि नेशन स्टेट कैसे इमर्ज किया और उसका मीनिंग क्या होता है। हमने उसमें आपको एक्सप्लेन किया है कि नेशन स्टेट का इमर्जेंस क्या है या मीनिंग क्या होती है, आप उस चैप्टर में आप देख सकते हैं। नेशन स्टेट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप इसमें देख सकते हैं। आगे इस नेशन स्टेट के बाद हम लोग ये देखते हैं कि जैसे इसमें आपको एक पॉइंट मिलेगा भी, इसमें लिखा हुआ है कि द कॉन्सेप्ट एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सॉवरेन कंट्रोल। यहाँ पे देखिए सॉवरेंटी के बारे में मैंने बात किया था, सॉवरेन कंट्रोल ओवर ए क्लियर डिफाइंड टेरिटरी। यहाँ पर डिफाइंड टेरिटरी का मतलब हमने जो बात की थी स्टेट में जो होता है, वो सारी चीज़ें इसमें पावर को यूज करती हैं। यहाँ पर जो सेंट्रलाइज पावर है, ये सेंट्रलाइज पावर का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की बात की गई है ना। हैड बीन डेवलपिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यूरोप में किस तरह से वहाँ पे डेवलप हुआ उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। बट नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री और डिसेंट। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम लोगों को नेशनलिज्म का पूरा पार्ट हमको देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि ये पहले से ही था। ये जो पार्ट है धीरे धीरे वहाँ पर डेवलप हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर पहले की क्या सिचुएशन थी, हम लोग थोड़ा सा उसको डिफाइन करते हैं। देखिए वहाँ पर जो बेसिक सिस्टम था यूरोप में, वो ये था कि जैसे पहले सबसे ऊपर किंग आता था, किंग के नीचे बहुत सारे नोबल हुआ करते थे जो पूरा एक तरह से रूल करते थे, और तीसरे नंबर पे वहाँ पर पीपल, या जिसको हम लोग कहेंगे पब्लिक, ये वहाँ पर आया करती थी। हमने उसको वहाँ के पीपल के बारे में बात करना शुरू कर दिया। वहाँ की पब्लिक थी जो आती थी। इसमें जो नोबल थे, ये मेनली इसी को हम लोग फ्यूडलिज्म भी कहते हैं। आप लोगों को कहीं जगह पर मिलेगा फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का मतलब होता है सामंतवाद। इन्हीं लोगों का रोल होता था, यही लोग पूरा रूल भी करते थे। किंग जो है एक सेंट्रलाइज किसी पोजीशन पर है, लेकिन उसके अंडर में जो नोबल हैं, जो उसके अंडर में काम करने वाले लोग हैं, उन्हीं को पूरी ज़मीन का मालिकाना हक था और ये लोग अपना पूरा का पूरा रोल करते थे। इसके अलावा कई सारे, आप लोगों ने याद हो तो आपने पढ़ा होगा क्लर्जी के बारे में, जो फर्स्ट स्टेट में हमने बात की थी जब आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो क्लर्जी भी हुआ करते थे। ये क्लर्जी मेनली जो हैं वो रोमन कैथोलिक जो होते हैं उनसे ये ज़्यादा, कैथोलिक से ये ज़्यादा जो है कनेक्टेड हुआ करते थे, और इनका पूरा का पूरा एक तरह से रोल हुआ करता था, ये हम लोग देखने को मिलता है। लेकिन बाद में वहाँ के लोगों के बीच में एक नेशनल चर्च का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होना शुरू कर दिया। जैसे खासकर ब्रिटेन में जैसे हम लोग देखते हैं, जर्मनी में देखते हैं, उनसे वो लोग अपने आप को अलग करना शुरू कर दिए। और नेशनल चर्च के बाद वहाँ पर जो ये राजा हुआ करते थे, जिन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे फ्रांस में लुईस 14 का जो रोल था अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर में, वहाँ पर उसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया था, जिसकी वजह से यहाँ फ्रांस की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो ख़राब हो गई थी। ये हम लोगों को देखने को मिलता है। ये पूरा का पूरा जो नेशनल चर्च, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं पहले वही हुआ करते थे। वहाँ पर एक राजा हुआ करता था, चर्च हुआ करते थे, नोबल हुआ करते थे, और वही एकदम रूल ये क्या करते थे। जो वहाँ की नॉर्मल कॉमन पब्लिक हुआ करती थी, उनको कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, टैक्स उनसे ज़बरदस्ती लिया करते थे। तो ये जो पब्लिक है, इसी ने आगे चल करके स्ट्रगल करना शुरू किया। इन्होंने कहा कि हमें पहली बात तो किंग नोबल जैसे जो सिस्टम है इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए, एबॉलिश कर देना चाहिए। और आगे चल करके जितने भी रिवोल्यूशन हुए हैं, नेशनलिज्म का जो प्रोसेस हुआ है, वहाँ पर हर जगह यही काम किया गया। तो उन लोगों ने स्ट्रगल किया, वहाँ के कॉमन पीपल लोगों ने स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करने के बाद वहाँ पर नेशनलिज्म का जो ये नेशनहुड का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुआ।
इस चैप्टर में हम लोग इसी सब की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके बीच में हम लोग एक सोर्स ए पढ़ते हैं। सोर्स ए एक बहुत ही शानदार एक सोर्स दिया हुआ है आपकी बुक में। इसमें रेनन की एक आर्टिकल व्हाट इज़ नेशन जो है वो लिखा गया है। ये जो सोरबोन एक 1882 में उसने एक लेक्चर दिया हुआ था रेनन ने, अर्नस्ट रेनन उसका नाम था। इसने जो लेक्चर दिया कि व्हाट इज़ नेशन, ये बात साबित करता है कि राष्ट्र क्या होता है। जो हम लोग बात यहाँ पे नेशनलिज्म की करने वाले हैं, जो राष्ट्र की विचारधारा की बात हम लोग करने वाले हैं, उसमें ये नेशन, ये जो राष्ट्र होता है वो क्या होता है। इसने अपने इसमें बताया था कि नेशन किसे कहते हैं। जैसे इसमें वो कहता है, ये कहता है, इसके आप बीच की लाइन में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, जिसमें ये कहता है रेनन क्रिटिसाइजेस द नोशन सजेस्टेड बाय द अदर दैट अ नेशन इज़ फॉर्म्ड बाय अ कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी। वो ये नहीं कहता कि जो ये नेशन होता है ये केवल और केवल वहाँ के लैंग्वेज से या फिर वहाँ की जो रेस है, जो वहाँ की एथनिसिटी है, या जो वहाँ की जो रिलीजन है उससे कहीं बनता है, या वहाँ की जो टेरिटरी है, जोग्राफिकल कंडीशंस हैं उसने उनको बना दिया। तो कहता है इससे नेशन नहीं बनता। नेशन बनता है, जिसको मैंने आप लोगों को इसके पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने बताया था, वो डिसाइड करता है डिवोशन से। जब वहाँ के लोग अपने आपस में अपने आप को सोचते हैं कि हम समर्पित करते हैं अपने आप को, जब वो लोगों के बीच में एक जो अटैचमेंट है जब वो आ जाता है अपने देश के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो नेशन एक फॉर्म है। तो इसमें जैसा इसमें लिखा हुआ है, अ हीरोइक पास्ट ग्रेट मैन ग्लोरी दैट इज सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस अ नेशनल आइडिया, टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, टू हैव ए कॉमन विल इन द प्रेजेंट, टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, टू विश परफॉर्म स्टिल मोर। ये सारी चीज़ें कि अपना देश में लगाव, एक समर्पण की भावना, लॉयल्टी रहती है, और साथ ही साथ वो अपने देश की जो ग्लोरियस जो पास्ट है उनको उस पर गर्व होता है, प्राउड होता है। वो अपने देश के लिए प्रेजेंटली विल पावर उनके अंदर होती है कि हम कुछ करना चाहते हैं, और उनके अंदर मन में एक ड्रीम होता है आगे चल करके वो अपने देश को कैसा देखना चाहते हैं। वो ये सारी बातें एक नेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे वो कहता भी है, अ नेशन इज़ देयर फॉर ए लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी को हम लोग फ्रेटर्निटी भी बोलते हैं, भाईचारा जिसको हम लोग बोलते हैं। आपको पता ही होगा फ्रेटर्निटी जो है, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसमें जो स्लोगन दिया गया था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, उसी का ये फ्रेटर्निटी वाला पार्ट है। मतलब वहाँ के लोगों के बीच में एक भाईचारा होता है। और इसी के आगे लिखा हुआ, इस एग्जिस्टेंस इज़ अ डेली प्लेब्लिसाइट। प्लेब्लिसाइट यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है। प्लेब्लिसाइट का मैं आपको मीनिंग बताता हूँ कि ये होता क्या है। प्लेब्लिसाइट, इसको हम लोग कहते क्या है? प्लेब्लिसाइट जो होता है, इसको एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं एक पब्लिक ओपिनियन। मतलब क्या? पब्लिक ओपिनियन का मतलब क्या कि हालांकि इसको हम लोग एक जगह कैसे जैसे वर्ड यूज़ करते हैं, जनमत संग्रह एक वर्ड यूज़ करते हैं। ये जो प्लेब्लिसाइट होता है इसमें एक दो वर्ड और भी यूज़ किया जाते हैं, जैसे रेफरेंडम कहीं कहीं वर्ड यूज़ किया जाता है। प्लेब्लिसाइट रेफरेंडम में डिफरेंस होता है। पब्लिक ओपिनियन से इसको हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए उस देश में, प्लेब्लिसाइट का मतलब हुआ आप किसी देश के अंदर वोटिंग कराते हैं। वोटिंग किस पे कराएंगे? आप कराते हैं, एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि आपको इस देश से अलग होना है या आपको इसी देश में जुड़ना है। आपने ऐसा एक क्वेश्चन बनाया और यस और नो का एक ऑप्शन दे दिया। सभी लोगों से कहेगा कि आप वोट कीजिए, तो या तो यस पे लगाएंगे या तो नो पे लगाएंगे। यदि देखेंगे कि 50% से ज़्यादा लोगों ने यस कर दिया है तो मान ली जाएगा कि हाँ ये चाहते हैं कि जुड़ना चाहते हैं। यदि वो कहें कि नहीं हम नहीं जुड़ना चाहते तो वो अलग हो जाएंगे। जैसे अभी आपने सुना होगा कुछ सालों पहले ब्रेग्जिट, आपने बहुत सुना होगा। ब्रेग्जिट जो है, जिसमें ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग होने की बात कर रहा था। वहाँ पे एक रेफरेंडम हुआ, वहाँ के लोगों ने एक वोटिंग कराई गई जिसमें यस और नो का ऑप्शन दिया गया और उन्होंने यस पे 50% ज़्यादा लोगों ने कह दिया। इस तरह से ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। ये प्लेब्लिसाइट जो है ये इस बात को दिखाता है, जिसको हम लोग अभी हमने बात की थी पब्लिक ओपिनियन। उनका मानना ये होता है, लोगों के मन में जानने की कोशिश होती है कि आप क्या चाहते हैं। ये पूरी की जो पब्लिक ओपिनियन जो वोटिंग होती है ये किसी कैंडिडेट को चुनने के लिए नहीं होती, बल्कि कोई पॉलिसी डिसाइड करने के लिए होती है। कोई नीति आपको बनानी है, उसको डिसाइड करने के लिए यस या नो में आप अपने यहाँ पर डिसाइड कराते हैं। तो एक तरह से
जो रेफरेंडम होता है, एक आप कहीं वर्ड सुनेंगे रेफरेंडम, एक वर्ड सुनेंगे। रेफरेंडम का मतलब होता है जहाँ पे पब्लिक इनिशिएट ले सकती है। रेफरेंडम को तो पब्लिक भी कर सकती है, लेकिन जो प्लेबिसाइट होता है वो केवल गवर्नमेंट लेवल पे, अथॉरिटी लेवल पे काम किया जाता है, वो आपको पॉलिसी के लिए वोटिंग कराती है। लेकिन रेफरेंडम तो कोई पब्लिक भी जो चाहती है, किसी के बारे में कोई रिवोल्यूशन लाना चाहती है, कुछ चेंज लाना चाहती है, सोशल रिफॉर्म लाना चाहती है, तो वो भी अपने लेवल पे जा कर के रेफरेंडम कर सकते हैं, आपस में एक पोल करवा सकते हैं। यहाँ जो पब्लिक प्लेबिसाइट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें जो है वो पॉलिसी अथॉरिटी लेवल पे होती है, और वो ये दिखाती है कि वहाँ के लोगों के मन में क्या विचार है। इसका मतलब ये हुआ कि उन देश के सभी लोगों के ये मन में इच्छा होनी चाहिए कि हम इसी देश के पार्ट हैं और हम इसी देश में जुड़े रहना चाहते हैं। ये प्लेबिसाइट का मतलब होता है। तो वो कहता है कि जो वहाँ के लोग हैं उनको ये मानना चाहिए कि हम इसी देश के पार्ट हैं, इसीलिए वो ये वर्ड यूज़ करता है कि इस एग्जिस्टेंस इज़ अ डेली प्लेबिसाइट। ये डेली ऐसा लगता है कि जनमत संग्रह हुआ है, डेली उनको लगता है कि सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं। अ प्रोविंस इज इट्स इनहेबिटेंट्स, इफ एनीवन हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड इट इज़ द इनहेबिटेंट। अ नेशन नेवर हैज़ एनी रियल इंटरेस्ट इन अनेक्सिंग और होल्डिंग ऑन टू अ कंट्री अगेंस्ट इट्स विल। यहाँ पर एक बात ये भी कहता है कि उसको जो भी जितने भी लोग हैं उनको प्रोविजंस में रहने का उनको अधिकार मिलता है, उनको कंसल्ट करने का अधिकार मिलता है। लेकिन एक जो सबसे ख़ास बात होती है कि नेशन जो है, पूरे के पूरे नेशन में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो किसी दूसरे देश को उसके विल के खिलाफ, उनकी इच्छा के खिलाफ उनको अनेक्स नहीं कर सकता, उन पर अटैक करके अपने कब्जे में नहीं कर सकता है। यदि वो देश के लोग चाहते हैं कि हम आपके देश में नहीं मिलना चाहते हैं, तब भी आप उनको अटैक करते हैं, आप उनको अपने देश में कब्जे में ले लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अनेक्सिंग करना। तो ये कहता है कि आप यदि किसी कंट्री को अगेंस्ट इट्स विल, वो चाहते नहीं है फिर भी आप उनको अगेंस्ट ज़बरदस्ती फोर्सफुली यदि आप उनको जीत लेते हैं, उसको भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो नेशन है। ये जो एग्रेसिव नेशन का जो थॉट था उस पर इसने बात बहुत सी कही है कि एग्रेसिव नेशन नहीं होना चाहिए। नेशन का मतलब वहाँ के लोगों के मन में खुद विचार हो कि हम अपने देश के लिए डिवोटेड हैं। ये नहीं कि ज़बरदस्ती किसी एरिया को कब्जा कर लिया और उसको अपने पार्ट में शामिल कर लिया और बाद में हम कहें कि नहीं आप तो हमारे यहाँ हो ही। The existence of nations is a good thing, a necessity even. Their existence is a guarantee of liberty. वो ये कहता है कि नेशन बहुत ज़रूरी है, नेशन नहीं होगा तो वहाँ पर लिबर्टी, वहाँ पर इक्वलिटी की गारंटी नहीं दी जा सकती है ना। विच वुड बी लॉस्ट इफ़ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर। वो कह रहा है कि यदि मान लीजिए सब जगह एक ही कोई राजा है, कोई एक ही मास्टर है, कोई एक ही कानून है, तो आपकी लिबर्टी जो है वो उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। यहाँ पर वो ये बताना चाहता है कि पूरे के पूरे नेशन में डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए, वहाँ के मन के हिसाब से वहाँ के लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वहाँ के लोगों का ये ओपिनियन होनी चाहिए कि हम आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, डिवोटेड होने चाहिए। ये सारे जो हैं वो नेशन का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। जिसमें हमने क्या क्या देखा, एक हमने तो देखा कि वो डिवोशन और सेक्रीफाइस की चीज़ें वहाँ पर दिखती हैं। दूसरा हमने देखा कि उनमें एक कॉमन ग्लोरी होनी चाहिए, अपने पास्ट के लिए कॉमन विल होना चाहिए, अपने प्रेजेंट के लिए, और एक कॉमन एक ड्रीम भी होना चाहिए, डीड्स होनी चाहिए, ग्रेट डीड्स की हमें करना क्या है, आगे चल करके हमें करना क्या है, क्या क्या चाहते हैं हम, वो सब भी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें एक सॉलिडरिटी होनी चाहिए, एक पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए, ताकि वो सब लोग एक साथ मिल करके रहें वहाँ पर, कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती करके उसको अनेक्स ना करे, अपने हिस्से में ना जोड़े, वहाँ के लोगों के मन के खिलाफ़ उन लोगों को ना संभाले, उनको अपने हिस्से में ना रखे। उसको ही हम कहते हैं कि वो स्टेट जो है वो एक नेशन है। ये बहुत ही खूबसूरत उसने रिडन ने अपने इस आर्टिकल में, अपने उस लेक्चर में दिया हुआ था। तो बच्चों, इस तरह से इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज़ ने किस तरह से फ्रांस में किस तरह से नेशनलिज्म वहाँ पे ग्रो किया और कैसे फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज़ ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं।